यूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर जाने क्या सोचकर रुक जाता हूँ। जब भी तुझसे मिलता हूँ, जाने क्यों वो राह पा जाता हूँ, जो हर बार ये एहसास दिलाती है कि सब कुछ मुमकिन है और मैं चल पड़ता हूँ। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनिल। आज हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं खाने से। हमारे साथ हैं हैदराबाद से पायल कपूर। ये एक होटल की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम से जुड़ी हुई है और एज ए रिलेशनशिप मैनेजर काम करती हैं। हमारे प्रणय जी उनकी रसोई में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं कि क्या पक रहा है। वेलकम पायल कपूर हमारे शो आईवे यह है रोशनी का कारवां में। धन्यवाद। तो आज आप क्या बना रही हैं? आज मैं अपने किचन में वेजिटेबल पुलाव बनाने वाली हूँ, मिक्स्ड वेजिटेबल पुलाव। इसके लिए जो सामान मैंने यूज किया है वो सब्जियां हैं, चावल है, प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, खड़े मसाले हैं। मैंने ली फ्रेंच बीन्स, गाजर, मटर, मतलब मौसम की जो सब्जियां हो पुलाव में जा सकती हैं। कई लोग जो है चॉपिंग बोर्ड यूज करते हैं इसको काटने के लिए, लेकिन मुझे जो आसानी लगती है चाकू को सीधा यूज करने में। मैं हाथ में सब्जी पकड़ती हूँ और चाकू की धार को अपने उंगलियों के बीच में पकड़कर उसको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करती हूँ। तो ये ऐसी चीज है जो किचन में जाने वाली महिला अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इस्तेमाल करती है। पुरुष भी बिल्कुल। बिना देखे जब खाना बनाना हो तो हर चीज का नाप सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। तो मैं दालों वगैरह के लिए मुट्ठी का हिसाब लेती हूँ। जैसे घर में 3 जनों के लिए अगर खाना बन रहा हो तो मैं 3 मुट्ठी दाल लेकर ऊपर से 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ। और इसी तरह से चावल ये मैंने लिया, मैंने 1 स्टील का बड़ा ग्लास चावल लिए। तो उसके साथ जो पानी का मेरा नाप होगा वो 1.5 ग्लास पानी, उसी साइज का जो ग्लास है वो 1.5 ग्लास पानी है। कई लोग समझते हैं कि जिनको दिखता नहीं है उनके लिए प्रेशर कुकर जो है वो सेफ नहीं है। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर आप सावधानी से कुछ भी काम करें तो देखें या ना देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल गरम हुआ है, तेल गरम होने के बाद मैंने जीरा डाला है इसमें। पुलाव में क्योंकि थोड़ा सा सब्जी भूननी होती है तो थोड़ा सा ज्यादा डालती हूँ तेल, तो वो 1.5 से 2 चम्मच के बीच तेल डालती हूँ। तो ये तेल हुआ गरम। तेल में मैंने डाला जीरा, मैंने डाले साबुत गरम मसाले जिसमें की डाला लौंग, थोड़ी इलायची मोटी वाली और दालचीनी, तेज पत्ता, और डाल के थोड़ा सा हल्का सा उसको भुना। उसको गरम तेल में डालते ही उसकी खुशबू छूटने लगती है। जैसे ही खुशबू छूटी, लंबा कटा हुआ प्याज जिसमें मैंने थोड़ा सा लंबा अदरक भी काट के डाला है। यहाँ पर एक और चीज है, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है मैं अपने दूसरी जो सेंसेस हैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ। खुशबू मैं देख रही हूँ, प्याज भून रहा है, मुझे पता चल जाएगा प्याज कितना मुझे भूनना है। क्योंकि जैसे ही प्याज के जो कोने होते हैं वो ब्राउन होने जब लग जाते हैं तो उसमें हल्का सा भुना हुआ जला जैसा उस तरह की एक खुशबू आ जाती है। तो उसमें मेरे को लगता है कि हाँ मेरा प्याज हो गया। अब ये प्याज खत्म होने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन की पेस्ट। इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला और पानी डाल के इसको मैंने प्याज के अंदर साथ में मिला दिया कुकर में। बिल्कुल। अब इसको भी भूनना है अच्छी तरीके से, क्योंकि नहीं तो इसमें कच्चापन रह जाएगा। क्योंकि मैं अपना हाथ ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ हर चीज के लिए। सफाई बरतनी बहुत जरूरी होती है। हाथों की सफाई। हाथों की सफाई। और कपड़ा एक साथ साइड पे जरूर रखती हूँ ताकि हाथ साथ में पहुँचती जाऊँ। लेकिन एक और चीज जिसकी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, आप कपड़ा या कोई ऐसी चीज जो कि जिसमें जलने की क्षमता हो वो अगर आप गैस के पास रख रहे हैं तो उसे आग से दूर रखें। ये अब मेरा अदरक लहसुन भून रहा है इसमें और इसकी स्मेल आ रही है। एक बार ये भून जाए, जो मेरी मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं अब सब इसके अंदर जाएंगी थोड़ी थोड़ी करके। गोभी में कुछ सड़ा गला बाई चांस कुछ अंदर निकला जी, या मटर में कुछ गड़बड़ निकला, वो कैसे पता चल सकता? अगर मटर कोई ठीक हो या ना हो, आपको उसको हाथ लगाते ही आपको पता चल जाता है मटर सही है या नहीं। ज्यादा करके गोभी का तो हम ये करते हैं कि
किसी भी तरह गोभी एक बार कट जाए तो गोभी को हम लोग डेफिनेटली गर्म पानी के अंदर एक बार निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है? उससे अगर कोई कीड़े वगैरह हो या कुछ अगर खराबी हो गोभी में तो वो उसमें से निकल जाती है। राइट। अब मैंने आग वेस्ट नहीं करना और मसाला उसका जलया नहीं, इसलिए मैंने आग फिर कम कर दी थी। ओके। सब्जी डाली, अब मैंने आग इसकी फिर बढ़ा दी क्योंकि मैं थोड़ी सी सब्जी को भूनूंगी सूखे मसाले डालने से पहले। ओके। जो भी आपका बर्तन है उसको दोनों तरफ से आप पकड़ ले ताकि आपको अंदाजा रहेगा कि आपके हाथों के बीच से ही सब्जी निकल रही। अब ये मेरी सब्जियां मैंने हल्की सी भून ली हैं। इसमें अब मैं डालूंगी सूखे मसाले। ओके। मुझे वो पानी रहने देना है ताकि वो जो पानी जब छूटे चावलों के साथ में छूटे, ताकि वो जो फ्लेवर रहेगा सब्जियों का वो मेरे पुलाव में रहेगा। आपका जो भी चम्मच हो वो जिसे आप हिला रहे हैं वो नीचे लगेगा तो आपको पता चलेगा उस पे पानी छूटने लग गया है। अच्छा। और अगर आप ध्यान से सुने तो जब पानी छूटता है उबलने की आवाज भी आती है। बिल्कुल सही, बुड़बुड़े निकले। पानी इसमें छूटने लग गया है तो अब मुझे इसमें डालने हैं मसाले अपने। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले नमक। मैंने डाला धनिया पाउडर और मैं डालने लगी हूँ लाल मिर्च। ओके। इन सब चीजों में जनरली धनिया पाउडर सबसे खुरदुरा होता है और सबसे स्मूथ होती है हल्दी। सही बात है। उसके बीच का होगा आपका लाल मिर्च। और थोड़ा सा आप नाक के पास ले आओ तो उसकी स्मेल से भी तुरंत से पता चल जाता है। बिल्कुल, लाल मिर्च को थोड़ा ध्यान से पता चले नाक को चढ़ जाए और आप छीनना शुरू कर दें। एक बार ये बस पूरी तरह से मसाले मिक्स हो जाए और इसमें अब मैं फाइनली चावल मिलाने वाली हूँ। आजकल चावल बीनने की उतनी चिंता नहीं होती क्योंकि जनरली सुपरमार्केट से या कहीं से भी जहां से भी आप चावल ले तो वो बीने हुए चावल मिलते हैं, आपको साफ चावल मिलते हैं। फिर भी कई बार ऐसे होते चावल जब पुराने हो जाए तो उसमें थोड़ा सा मतलब कीड़ा लगने का डर होता है और वो थोड़ा पाउडर बन जाता है उसमें। तो ऐसे में मैं मेरे जो आटे की छन्नी होती है उस छन्नी में चावल को डालकर थोड़ा सा छन लेना। ये डल गए चावल। इसमें अब आपका प्रेशर कुकर जो है पूरी तरह से भर जाता है। जब आप चावल और सब्जियां मिला रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा जोर से किया तो सब बाहर उछलेगा। अंदर जो सब्जी है और जो चावल का मिक्सचर है उस पे मैं थोड़ा सा हाथ रखती हूँ ताकि मुझे उसका लेवल पता रहे। राइट। अब इसमें मैंने आग तेज कर दी है। आग तेज करके थोड़ा सा पानी में उबाल आ जाएगा। तो पानी में उबाल आने के बाद में फिर इसके ऊपर मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी प्रेशर कुकर का। जब भी कुछ भी आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये बात याद रखें कि इसकी सीटी जो है आप जब ढक्कन लगाएं सीटी उतरी होनी चाहिए। राइट। क्योंकि उससे अगर अंदर गर्मी ज्यादा हो वो प्रेशर बिल्ड होके सीटी उड़ भी सकती है। भाप इसकी निकलने के बाद सीटी लगाऊंगी। सीटी लगाकर धीमी आंच पर ठीक 8 मिनट तक इसको पकने दूंगी। आपके पुलाव हो गए तैयार। इसके साथ में आप खाइए रायता। बढ़िया। थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रणय। हम आशा करते हैं आप सभी ये समझ गए होंगे कि दिक्कत आंखों के साथ है, दिमाग के साथ नहीं। आइए सुनते हैं आज की ताजा खबर। 26 जनवरी 2013 को बेंगलोर में पहला ब्रेल फ्लैग फहराया गया। कुछ स्कूल के छात्रों की मौजूदगी में इसका उद्घाटन नवंबर 2012 में हुआ था। कर्नाटक के गवर्नर हंसराज भारद्वाज द्वारा इसके 3 रंगों का अलग होना 3 अलग उभरे हुए टेक्सचर्स की मदद से पहचाना जा सकता है और अशोक चक्र की 24 धारियों को उसके उभरे होने की वजह से महसूस किया जा सकता है। इस पर कॉपर यानी तांबे का काम है और रंग का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ तिरंगे झंडे की अलग अलग विशेषताएं बताने के लिए अलग से एक सूची भी उपलब्ध है। अगले 3 महीने में इस तिरंगे को बेंगलोर के अलग अलग स्कूल्स में दृष्टिहीन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। सूत्रों से पता चलता है कि इससे पहले ब्रेल फ्लैग सिर्फ यूएस और यूके की दृष्टिहीन जनता तक ही पहुंचाया गया है। जब आंखों की दृष्टि चली जाती है तो कई जगह दिक्कत मात्र आंखों की वजह से ही होती है और कई जगह लोग नहीं समझ पाते कि दृष्टिहीनता के साथ भी काम करना बिल्कुल मुमकिन है। हमसे कृष्णा अबू गवारे ने संपर्क किया जो कि एक सरकारी नौकरी कर रहे थे। मेरा नाम कृष्णा अबू गवारे है। मैं आर्मी वर्कशॉप में सर्विस करता हूँ। तो मेरा समस्या ये था कि 18-19 साल से मैं रेटिना पिगमेंटोसा का पेशेंट हूँ। दिन ब दिन जैसी मेरी नजर कम होती गई वैसा वैसा मुझे मेरे जॉब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता गया था। मैं जो जॉब वर्क कर रहा था तो जॉब वर्क में ठीक से नहीं कर पा रहा था, फिर भी मैं अपना काम से डटा रहता था। मुझे सर्विस कुछ भी तरह से कम ना हो ये डर मुझे महसूस था। रेडियो पे ये रोशनी का कारवा प्रोग्राम सुन रहा था तो उसमें से मुझे
एक फोन नंबर मिला। मैं फोन नंबर से कांटेक्ट करके मुझे प्रणय जी मिले और प्रणय जी के साथ में मैं बात करने के बाद में उन्होंने मेरी समस्या 99% हल कर दी। कृष्णा अबू गवारे ने हमें कांटेक्ट किया था जुलाई 2009 में और उस वक्त उनका काम था एज अ वेल्डर, यानी कि वो वेल्डिंग करते थे पुणे में, वहां पे कुछ मिलिट्री टैंक्स वगैरह के अंदर। हमने कृष्णा को बताया कि भारत में एक कानून है जिसका नाम है निशक्तजन अधिनियम 1995। इसके सेक्शन 47 यानी धारा 47 के तहत एक व्यक्ति जो एक अनुदान प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन या एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी नौकरी किसी विकलांगता के कारण जा नहीं सकती, उसकी कोई सैलरी या बेनिफिट्स भी कम नहीं किए जा सकते और समय के हिसाब से उसके होने वाले प्रमोशंस भी रोके नहीं जा सकते। उस व्यक्ति को ऐसे कोई काम पे शिफ्ट किया जाएगा जो वो कर सकता है अगर उसकी जरूरत है तो, और अगर ऐसा कोई काम नहीं है उस डिपार्टमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वो व्यक्ति कर सकता है तो उस व्यक्ति को एक सुपर न्यूमररी पोस्ट पे रखा जाएगा तब तक कि जब तक कि क्या तो वो रिटायर हो जाए या तो फिर ऐसा कोई काम ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए जो भी पहले हो जाए। कृष्णा को हमने ये कानून की कॉपी पढ़ने को दी, गवर्नमेंट के वो सर्कुलर्स दिए और कहा कि अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें कि वो लिखे कि कैसे इतने साल वो अच्छे एम्प्लॉयज, अच्छे कर्मचारियों के श्रेणी में गिना गया, और ये भी लिखिए कि कैसे दृष्टिहीनता के साथ अन्य लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं भारत में। फिर इस कानून का हवाला दे कि इस कानून के तहत वह काम कर सकता है, अपनी नौकरी जारी रख सकता है। कुछ समय बाद में कृष्णा ने हमें कॉल करके बताया कि उसके सीनियर ने उसे कॉल की, उसे बुलाया और उसे कहा कि भाई वह बिल्कुल काम कर सकता है, उसकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है और अब कृष्णा करीबन 3 सालों से अपने दूसरे काम में निश्चिंत तौर पे काम कर रहा है बिना टेंशन। आईवे हेल्प डेस्क से आप संपर्क कर सकते हैं 011-460-70380 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच। अब समय हो गया है एपिसोड 2 के सवाल का जवाब देने का। हमने आपसे पूछा था कि एक दृष्टिहीन बच्चे की पढ़ाई एक स्पेशल या ब्लाइंड स्कूल में ही होनी चाहिए या नहीं। लगभग 80% लोगों ने कहा कि एक दृष्टिहीन बच्चे की पढ़ाई एक स्पेशल स्कूल में ही होनी चाहिए। आप ही में से एक जवाब ये था कि अगर एक दृष्टिहीन बच्चे की पढ़ाई स्पेशल स्कूल में होगी तो उसे पढ़ने में आसानी होगी क्योंकि सारे बच्चे एक से होंगे। दोस्त, बात तो ठीक है, लेकिन जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए मुख्य धारा में जुड़ना बहुत जरूरी है, यानी समावेशन होना बहुत जरूरी है। मानते हैं ना ये बात तो आप? अब हम आपसे पूछने वाले हैं आज का सवाल। आपका क्या मानना है? क्या विकलांगता होना या ना होना शादी जैसे रिश्ते का मुख्य आधार तय करता है? अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। आपका नाम, पता, एपिसोड नंबर जो कि नंबर 4 है, लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल ID है radio@iway.org यानी radio@eyeway.org। अब दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते मिलते हैं। नमस्कार। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।